आपके ऊपर हजरतगंज में एफआईआर हुई है, रवि किशन की पत्नी ने कराई है। अपर्णा सोनी मेरी क्लाइंट हैं और एक क्लाइंट को लीगल सर्विसेज सर्व करना ये मेरे इथिकल प्रैक्टिस का एक पार्ट है। तो इससे ज़्यादा ना हम उनको जानते हैं और मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता है। एफआईआर में जो भी वर्जन लेकर के आए हैं ये केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और ये केवल ध्यान भटकाने से प्रेरित है। इस पूरी एफआईआर में फैक्ट्स कम मैनिपुलेशन ज़्यादा है। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन पर मुंबई की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि वो उसकी बेटी के पिता है। रवि किशन की पत्नी की तरफ से लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला, उसकी बेटी, पति और बेटे के साथ साथ दो अन्य लोग भी नामजद हैं। जो दो अन्य लोग नामजद है उसमें एक नाम विवेक पांडे का है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक पांडे खुद मौजूद हैं। विवेक, आपके ऊपर हजरतगंज में एफआईआर हुई है, रवि किशन की पत्नी ने कराई है। हाँ, कुछ मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला है। आपके ऊपर ये एफआईआर क्यों हुई है? आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं कि क्या आप पेशे से क्या वकील हैं? क्या समाजवादी पार्टी से अपना स्टैंड क्लियर कर दें। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और चूंकि पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हूँ और वर्तमान में मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ अधिवक्ता सभा का, यही मेरी वास्तविक पहचान है। आपका इस केस से क्या रिलेशन है? आपका ये जो क्लाइंट है अपर्णा सोनी और अपर्णा ठाकुर, जो आरोप लगा रही हैं कि वो रवि किशन जो है वो उनकी बेटी के पिता है, आपका इनसे क्या सरोकार है? नहीं, देखिए, अपर्णा सोनी मेरी क्लाइंट हैं और एक क्लाइंट को लीगल सर्विसेज सर्व करना ये मेरे इथिकल प्रैक्टिस का एक पार्ट है। तो इससे ज़्यादा ना हम उनको जानते हैं और मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता है। क्या अभी तक आपने स्टैंड लिया? अगर हम उस कहानी पे आ जाएं तो आपके क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट के द्वारा आरोप लगाया कि रवि किशन की बेटी जो शेनोवा है उनके पिता है। क्या फैक्ट है? आपको एज ए लीगल उनके काउंसिल है, तो क्या आपको फैक्ट्स है आपके पास? भाई देखिए, प्री लिटिगेशन प्रोसीजर ऑलरेडी चल रहा है। इनको पहले भी नोटिस भेजी जा चुकी है, रिमाइंडर भेजा जा चुका है। किसकी तरफ से नोटिस भेजा गया? नोटिस एडवोकेट्स की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि हमारी टीम बॉम्बे में भी है। बॉम्बे में जो हमारी टीम है उसने नोटिस भेजी। यहाँ पे एजेंसीज को, अथॉरिटीज़ को हमने बाकायदा इंटीमेट किया है इस चीज़ को लेकर के। और ये जो भी है एफआईआर में जो भी वर्जन लेकर के आए हैं ये केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और ये केवल ध्यान भटकाने से प्रेरित है। क्योंकि एफआईआर का वर्जन जितना हम जानते हैं फैक्ट्स के बेस पे बेस्ड होना चाहिए। एफआईआर में आपको फैक्ट्स के बेस पे जो एफआईआर आप दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज होती है, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। इसमें फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स को मैनिपुलेशन करके दिखाया गया है। क्योंकि जिस 20 करोड़ की इसमें बात हुई है वो तो हमने लिटिगेट नोटिस में ऑलरेडी हमने भेजा हुआ है उनको। आपके ऊपर आरोप है कि आपके क्लाइंट और आप मिल करके रवि किशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके परिवार को धमका रहे हैं, अंडरवर्ल्ड की धमकी दे रहे हैं। इतना टाइम होता नहीं है, देखिए, वकीलों के पास, उनके पास होगा चूंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनको स्टंटबाजी करने के अलावा उनके पास कोई काम तो है नहीं। क्योंकि 20 करोड़ का क्या है ये आप लोग रंगदारी मांग रहे हैं उनसे? ये लिटिगेशन का एक पार्ट है जो कि नोटिस में पहले ही उनको भेजा जा चुका है और लगातार किसकी तरफ से भेजा गया, कब भेजा गया? हमारी जो बॉम्बे की टीम है, जो हमारे एडवोकेट्स की टीम है हमारी, उसमें पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, हमने नोटिस में पहली नोटिस में ही इनको इंटीमेट कर दिया था इस चीज को लेकर के कि क्योंकि ये प्री लिटिगेशन का एक पार्ट होता है। क्योंकि नोटिस का जो प्रोसीजर है भेजने का वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का पार्ट है। तो हमने वो ऑलरेडी नोटिस के माध्यम से उनको सूचित कर रखा है। लेकिन सारी नोटिसेज मिलने के बाद भी आज तक उन्होंने किसी नोटिस को रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझा। तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो बात उनसे कही गई है वो विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कही गई है, न कि किसी तरह के क्रिमिनल उससे प्रेरित है। ये 20 करोड़ का फिगर कैसे आ गया फिर? नहीं, ये तो 20 करोड़ का फिगर ऐसा नहीं होता। देखिए, जो हमारी क्लाइंट है बेसिकली, ये उनकी जो अपनी नीड्स है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो उनकी डिमांड्स है, आप लोगों की तरफ से जो नोटिस भेजा गया उसमें 20 करोड़ के फिगर को फिगर आउट किया गया है। हाँ, क्योंकि ये उनका कहना है कि वन टाइम अगर सेटलमेंट वो चाहते हैं अपनी डॉटर को लेकर के, चूंकि वो अपनी बच्ची को लेकर बड़ी कंसर्न है, उसके लीगल राइट्स को लेकर बड़ी कंसर्न है, वो उसका डीएनए कराने तक के लिए तैयार हैं और वो दावा कर रही हैं। क्योंकि जो एक डीएनए रिपोर्ट हमारे सामने आई है जो सबूत के तौर पे, उसमें डीएनए रिपोर्ट किसकी है, किसके साथ है? जो अपर्णा जी के पहले हस्बैंड है राजेश सोनी, जो एफआईआर में नामजद जी हैं। तो उसमें जो एक डीएनए रिपोर्ट तथ्य प्रमाणिकता के रूप में हमारे सामने सबूत के तौर पे पेश किया गया है, उसमें डीएनए में पेरेंटल परसेंटेज 0 है। राजेश सोनी का और बेटी शेनोवा है, वो राजेश सोनी की बेटी नहीं है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ये डीएनए रिपोर्ट तो ये कहती है जो हमारे सामने आई है। क्योंकि देखिए, हम तो एविडेंस पे बात करेंगे,
हम तो एविडेंस के बेस्ड फैक्ट्स पे बात करेंगे, हमें कोई कहानी तो बनानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। फिर अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या, आप चूंकि आप काउंसिल हैं, कि उन्होंने बताया होगा ना कि कब से ये कहानी चल रही थी, कब संपर्क में आए? उन्होंने एक अपने नोटिस में, क्या उनके जो पहले पति हैं राजेश सोनी, उनका क्या हुआ? उनका जो बेटा है वो भी इसमें नामजद है, उसका क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मैं आपको बता दूं, देखिए अब चूंकि एफआईआर का वर्जन आपने भी पढ़ा है पूरे, मुझे लगता है कि सबके सामने जाहिर है। उसमें उनके बेटे को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, चूंकि उनका बेटा एक लंबे समय से विदेश में रह रहा है, उनका बेटा एक लंबे समय से विदेश में रह रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट है कि उसको भी उन्होंने नामजद कर दिया है। ये सरप्राइजिंग चीज है कि इस पूरी एफआईआर में फैक्ट्स कम मैनिपुलेशन ज्यादा है। ये बेटा कहाँ है और कब से? ये हिथ्रो कहीं कोई जगह है इंडिया के बाहर, वहां पे कहीं है बेसिकली, पढ़ाई कर रहा है जी, वहां पे है वो, और वो वहां पे ऑलरेडी है, वो यहाँ पे नामजद हो गया, यहाँ नामजद हो गया है वो। आपके क्लाइंट की, आपके चैम्बर की तरफ से पहला जो नोटिस है वो कब भेजा गया और आपकी तरफ से कब भेजा गया? ये मुझे लगता है कि पहला नोटिस मार्च या मई के आसपास ही भेजा गया है, मार्च के आसपास भेजा गया है, 2023 या एक साल पहले। 2023 एक साल पहले अच्छा, पहला नोटिस भेजा गया, उसके बाद उनको रिमाइंडर्स भी दिए गए हैं। और चूंकि जो एलिगेशन मेरे ऊपर आया है, तो मैं आपको बड़ी बखूबी बता दूं, मैंने चूंकि इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, चुनाव आयोग पोर्टल पे जाकर के IGRS के माध्यम से हमने प्रेषित किया है। और मुझे लगता है कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर लग रहा है, जिस तरीके का कि ये वर्जन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन जो रंगदारी मानता है वो संस्थाओं के पास जाकर के ये न्याय की गुहार नहीं लगाता है। तो ये पूरी तरह से मैनिपुलेटेड फैक्ट्स है, जिसको कि दिखा करके केवल ध्यान भटकाने का उद्देश्य कारित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव के समय पर ये सब खड़ा होना, ये बवंडर खड़ा कर दिया आप लोगों ने, तो ये क्यों नहीं राजनीति से प्रेरित माना जाएगा? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग आपके पीछे हैं और आप तो पदाधिकारी हैं। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पार्टी का कोई स्टैंड, कोई वर्जन इस पे नहीं है, पार्टी का कोई इन्वॉल्वेशन इस पूरे प्रकरण से नहीं है, क्योंकि हम एक अधिवक्ता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने इथिक्स को लेकर के बड़े सजग रहते हैं। और जिस तरह से आप पत्रकार हैं और हम अधिवक्ता हैं, चूंकि हम अपने इथिक्स को लेकर के और सोशल लाइफ को लेकर के हम बहुत ही डिफरेंस रखते हैं। ये मेरी प्रैक्टिस का पार्ट है। समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं उससे जुड़ा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ऐसे हल्के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। वो राजनीतिक बातें हैं जिसको कि समाजवादी पार्टी से जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपको हल्का मुद्दा लग रहा है कि बीजेपी ये एक प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि एक लड़की आती है, वो कहती है वो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, और आपको ये हल्का एफआईआर मुद्दा का लग जो रहा पूरा है? वर्जन आया है वो सारा इसी मुद्दे से प्रेरित है, क्योंकि अगर अपर्णा सोनी सामने आकर के लोगों के सामने न्याय की गुहार लगाती हैं, तब ये एफआईआर सामने आती है। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ कि रवि किशन जी क्यों नहीं ऐसा करते कि भाजपा या तो भाजपा के पदाधिकारी उनको मना करके करते कि भाई डीएनए करवा करके साबित करके हमें झूठा साबित कर दें, तब आपकी बात शायद कंफर्म भी हो जाए, या ये जो एफआईआर का वर्जन है हो सकता है कि इसमें कुछ सत्यता आपको दिखे। अच्छा, ये आप लोग अभी क्यों आ गए हैं? ये मतलब अभी से देखिए, आप मुंबई छोड़ करके आपके क्लाइंट यहाँ लखनऊ आ गई हैं, तो ये राजनीति देखिए, प्रेरित नहीं होगा? लखनऊ चूंकि उनका आना जाना काफी समय से चल रहा है, और जैसा कि मेरी संज्ञान में है कि हम जनरली अगर क्लाइंट डिसाइड करता है कि देखिए उसको कब किस समय केस फाइल करना है, किस समय उसको नहीं करना है, ये क्लाइंट का डिसीजन होता है। वकील क्लाइंट के पास नहीं जाता ये बोलने के लिए कि नहीं आपको चल के अभी समय केस फाइल करना है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का नॉर्म है, ये आपको भी बखूबी पता होगा। ये जो है अपर्णा खुद आई है कि ये अब उनको फाइल करना, तो ऐसी क्या, कब से इन लोगों के बीच में बातचीत, अगर इनके रिश्ते थे, ये कब से अभी तक क्या कर रही थी? ये क्यों नहीं इन्होंने फाइल कर दिया? कोई लीगल कोर्स में क्यों नहीं गई? जितना मैं समझ पाता हूँ, किसी रिश्ते की मर्यादा से बाहर निकलने में एक लंबा समय लगता है, चूंकि एक ह्यूमन नेचर है ये। हम आए दिन कोर्ट कचहरी में जो फैमिली मैटर्स देखते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि तलाक लेने वाले एक साथ हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस रिश्ते को कितनी जल्दी भुला सकते हैं और किस रिश्ते को कितनी ईमानदारी से निभा सकते हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत पार्ट है। इसके लिए मैं लायबल नहीं हो सकता, ना मैं इस पे उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, ना ये मेरा पार्ट है।